जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस हर्रिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। यह यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और संख्या पद्धति में भी हम एक टॉपिक अलग से लेके चल रहे हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। चलिए पहले हम देख लें कि अभाज्य संख्या हमारी होती क्या है। अभाज्य संख्या यानी कि जो कटे ना, प्राइम नंबर इसकी इंग्लिश होती है। अगर हम परिभाषा कहें तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और स्वयं से, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, अगर हम 4 भी ले लें, 6 ले लें, तो देख रहे हैं 1 2 जो है वह 1 और 2 से कटेगा, 5 जो है वह 1 और 5 से कटेगा, और यहीं 4 देख रहे हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और हमारा 4 से भी कटेगा। अगर हम 6 को देखें, वह 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 3 से भी और 6 से भी। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमने परिभाषा बताया आपको कि जो अभाज्य संख्या होती है वह सिर्फ एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। तो यहाँ 2 देख रहे हैं, 2 1 से विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या है। 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 4 से यह 2 बीच में आ गया है, 2 से भी विभाजित हो जा रही है, इसलिए 4 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे और 6 को भी हम अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके अधिकतम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसी 2 संख्याएं ही जो 2 को विभाजित कर रही हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं के अधिकतम गुणनखंडों की संख्या हमारी 2 होती है। जो अभाज्य संख्या है उसके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या, न्यूनतम अगर हम आपसे पूछें कि कितने गुणनखंड होते हैं तो आप कहेंगे न्यूनतम जो गुणनखंडों की संख्या होती है वह 3 होती है। अगर किसी संख्या की न्यूनतम 3 गुणनखंड है तो वह हमारी भाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से भी हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनों को करते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर और भी देख लें। अगर हम कहें, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे भी जाते हैं कि 0 से 50 तक और 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 0 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है और 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी 10 है। अगर हम कहें 0 से 100 तक की संख्याओं के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो इन्हीं को दोनों को जोड़ लें, टोटल संख्याओं की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अच्छा, अगर हम कहें आपसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हमारी 101 होती है, 101 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक हमारी जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, हमको ध्यान रखना है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक लेकिन हमारी विषम संख्या है, अच्छा, एक चीज और यहाँ भी समझ लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो अगर हम यहाँ पर
देखें कि जो है पहले 2 हो गई, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर हम देखेंगे 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इस तरह से हमारी अभाज्य संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 2 के बाद 3 आ रहा है, इनके बीच का जो अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर हम देखें 4 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 4 है और यहाँ पर अंतर 2 है। तो हम एक फिक्स जो है अंतर नहीं बता सकते हैं कि नहीं इन्हीं इतने अंतर के बाद ही हमारी अभाज्य संख्या आएगी। लेकिन एक चीज हम देखें कि जितनी भी जो है 2 3 से बड़ी जो अभाज्य संख्याएं हैं वह कहीं ना कहीं 6 के ±1 के रूप में होती हैं। तो ये भी इससे भी हम चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सभी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं लेकिन उनका जो रूप होता है वह 6 के ±1 के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम k बराबर 1 लेते हैं तो 6 गुणे 1 माइनस 1 करें तो यहाँ से 6 माइनस 1 बराबर हमको 5 मिलेगा और 6 गुणे 1 प्लस 1 करें तो यहाँ से हमको 7 मिलेगा। और देख रहे हैं हमारे दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से अगर हम k बराबर 2 रखते हैं, k बराबर 2 रखते हैं तो हमको मिलेगा क्या, 6 गुणे 2 प्लस 1 मिलेगा और 6 गुणे 2 माइनस 1 मिलेगा। तो 6 में 2 से गुणा करेंगे, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 मिल जाएगा और 6 गुणे 2 12, 12 में से 1 घटा देंगे कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। इस तरह से अगर हम k बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 6 गुणे 3 धन 1, 6 3 18, 1 19 मिल गया और 6 गुणे 3 माइनस 1 18 में से 1 घटा देंगे 17 मिल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी अभाज्य संख्याएं हम निकाल सकते हैं और देख भी रहे हैं जो अभाज्य संख्याओं का फॉर्म है वह 6 के ±1 के रूप में है। तो इस तरह से अगर हमारी कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है तो उसको हम इस रूप से पहचान सकते हैं। लेकिन सारी जो है अभाज्य संख्याएं, सारी अभाज्य संख्याएं तो इस रूप में होती हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि जो इस रूप में मिल रही हैं टोटल संख्या जो हम रख के मान निकालेंगे वे टोटल संख्याएं हमारी टोटल अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस पर हम विचार करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है तो z का मान निकालना है। और यहाँ पर हम एक कंडीशन दे दें, जो x का मान है वह y से छोटा है और y का मान जो है वह जो है z से छोटा है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं x प्लस वाई और प्लस जेड ये बराबर हमको दिया गया है 70। इन तीन संख्याओं का योगफल एक सम संख्या प्राप्त मिल रहा है, ये हमारी सम संख्या है। तो इन दोनों का योगफल अगर हम सम मिले और एक सम यहाँ मिले तो सम और सम का योगफल हमको सम संख्या प्राप्त होगा। तो एक का सम होना जरूरी है। तो ऐसी संख्या हमारी सिर्फ एक ही है, वह है 2। तो पहली संख्या हमारी 2 हो जाएगी, बाकी हम वह y प्लस जेड के रूप में हमको रख लेंगे वैल्यू, 70 हो जाएगा। तो y प्लस जेड बराबर हमको मिलेगा कितना, 68 मिलेगा। क्योंकि y का मान जो है वह z से बड़ा है और हमको निकालना है z का मान, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या रख कर चेक कर लें। जैसे 43 अगर हम रखेंगे तो यहाँ से z का मान कितना आ जाएगा, y का मान y प्लस 43 बराबर हमको मिलेगा 68 और यहाँ से हम अगर y का मान निकालेंगे तो y का मान 25 मिलेगा। 25 हमारी भाज्य संख्या है इसलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। 37 रखकर चेक करें तो y प्लस 37 ए बराबर हमको 68 मिलेगा और यहाँ से हम अगर y का मान निकालें तो 68 माइनस 37 ये हमको देगा 31। तो इस तरह से 31 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दिया गया है कि 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 466 हो गया, 566 हो गया, तो 400 और 500 के बीच में ऐसी एक ही संख्या मिलेगी 466 जिसे जो है हमको 6 2 बार मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें 566 में देखें तो 566 में भी 6 2 बार आ रहा है। अब
4 600, अगर 6 देखें इसमें भी 2 बार आ रहा है, 616, 626, 636 और 646 और 656। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 6 2 बार आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो 6 660, 661, 662, 663, 664 और 665, 666, 667, 668 और 669 और 670। 70 में तो आएगा नहीं। इसके बाद अगर हम देखें तो 676 हमको मिलेगा और 686 मिलेगा और 696 मिलेगा। इन्हीं संख्याओं में हमको 6 का अंक 2 बार मिलेगा। हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। टोटल हमारी संख्या हो जाएगी 21। तो इसका सी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है तो हमको उसके गुणनफल की इकाई का अंक बताना है। तो पहली हमारी विषम संख्या 3 हो गई। 3 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से अगर हम देखें 110 तक की सभी विषम संख्याओं को, तो 5 अगर हम किसी 5 का गुणा हम किसी जो है विषम संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा ये इकाई का अंक 5 ही देगा। तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि 110 तक की जितनी विषम संख्याएं मिलेंगी और उसमें 5 समाहित है तो 5 हमेशा गुणनफल में इकाई का अंक 5 ही देगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि x का मान जिनके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, हमको x का मान बताना है। x और x+1 और x+3 ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। इनके बीच का अगर हम गैप देखें तो यहाँ पर 1 आ रहा है और इनके बीच का जो अंतर देखें वह 2 आ रहा है। सिर्फ हमारी 2, 3 और 5 ये 3 लगातार विषम संख्याएं हैं। उनके पहली 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, बाकी दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अंतर है 2 है। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि n² - 33, n² - 29 और n² - 31 अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके संभावित मानों की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ से हम देखें n² - 29 और n² - हम देखें 31 और n² - 33, ये जो है तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनके बीच का हम अंतर देखें 2 का, तो यहाँ पर 2 आ रहा है और इन दोनों का अंतर देखें तो ये भी 2 हमारी जो है इनका अंतर 2 आ रहा है। तो हमको यहाँ का n जो है इनके संभावित मान बताने हैं। तो अगर हम n बराबर 6 लेते हैं तो 6 36, यहाँ देखेंगे 36 माइनस 29 और यहाँ पर 36 माइनस 31 और 36 माइनस यहाँ पर 33। m को 3 देगा, m को 5 देगा और a हमको देगा 7। तो 3, 5, 7 ए हमारी तीनों जो है वह अभाज्य संख्याएं हैं। और सिर्फ ए लगातार ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनके बीच में 2 का अगर हम अंतर लेते हैं 2 संख्याओं का तो 2 हमको मिलता है। सिर्फ एक ही ऐसा बनता है, इसलिए हम इनका अधिकतम मान कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। इनके संभावित मानों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। तो हम मान लेते हैं 3 अभाज्य संख्या है कौन कौन सी? x + y + z, ये बराबर हमारा है 100 के। यदि उनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो हम यहाँ पर z को मान लेते हैं कि जो z बराबर है वह y + 36 के बराबर है। तो x प्लस, अब यहाँ पर एक चीज हमको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि 3 संख्याओं का जो योगफल है वह 100 के बराबर है और 100 हमारा क्या है? 100 हमारी सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर एक सम का होना जरूरी है। इसलिए बाकी दोनों का योगफल करेंगे, क्योंकि जो है दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या मिलता है
तो इनका दोनों का योगफल जब सम मिलेगा तभी हम सम को और सम में जोड़ेंगे, तभी हमको यहाँ पर योगफल सम संख्या मिलेगी। इसलिए एक का सम होना जरूरी है और वह दो ही ऐसी संख्या है जो हमारी सम संख्या है और वो अभाज्य है। 2 प्लस यहाँ पर y प्लस 36 कर लिए और ये हमारा हो गया 100। तो 2y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 38 के, 100 में से 38 घटा देंगे तो हमको 62 मिल जाएगा और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y का मान हमको 31 मिल जाएगा। और आपको बताना क्या है कि तो इन संख्याओं में से एक संख्या बताना है। तो हमारी पहली संख्या 2 मिल गई, दूसरी संख्या 31 मिल गई और 31 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो हमको 67 मिल जाएगी। ये तीनों संख्याएं हमारी मिल जाएंगी। चेक करें क्या ऑप्शन में तीनों संख्याओं में से कोई संख्या है। यहाँ पर 17 दिया गया है, 29 दिया गया है, 43 दिया गया है। इन तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या ऑप्शन में नहीं है, ना ये है ना ए है ना ए है, इसलिए हमारा बी डी विकल्प सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो लगातार पूर्णांक में से एक सम है। ठीक है, दो लगातार पूर्णांक में से अगर हम 0 लेते हैं, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो 1 के बाद देख रहे हैं 2, ये 2 हमारी जो है सम पूर्णांक है। 3 ले लें, 3 के बाद तुरंत जस्ट 4 आ रहा है, 4 हमारा क्या है सम संख्या है। तो पहला ऑप्शन तो पहला इसका विकल्प पहला सही है। दूसरा अगर हम चेक करें, कह रहे हैं कि विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 6n+1 के रूप में होता है। तो कोई एक विषम संख्या हम लेकर के उसका वर्ग करते हैं। जैसे हम 7 ले रहे हैं, 7 हमारी विषम संख्या है, 7 का वर्ग कर रहे हैं तो 7 7 49। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 1 बनाना है तो इसको हम 48 + 1 कर लिए और 6 × 8 + 1 कर लिए। इस तरह से अगर हम और देखें 5 को देखें तो 5 का वर्ग करेंगे 25 मिलेगा और 25 को हम लिख क्या सकते हैं 24 + 1 लिख सकते हैं और 24 हमारा हो जाएगा 8 × 3 + 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो विषम संख्याओं का वर्ग है वह 8n+1 के रूप में है, इसलिए हमारा दूसरा भी कथन सत्य है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह सी विकल्प हो जाएगा। दोनों कथन हमारे यहाँ पर सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्त दशमलव है। अच्छा, अगर हम शांत दशमलव की बात करें तो शांत दशमलव में जो हमारा भिन्न होता है, भिन्न का जो हर होता है वह 2n × 5m के रूप में होता है। अगर इस रूप में नहीं है, अगर हर हमारा इस रूप में नहीं है तो वह हमारा अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। तो हम पहले चेक कर लें क्या हर इस रूप में है। यहाँ पर देख रहे हैं 1600 है, तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 को हम 2 × 5 क्योंकि लास्ट में 2 शून्य है इसलिए हम 2 × 5 2 बार लिखेंगे और 16 को लिख देंगे 2 की घात 4। तो देख रहे हैं जो ये हमारा हर है वह 2n × 5m के रूप में है। ये भी हमारा 2 3 है तो भी इस रूप में है। 50 है तो 50 को 2 × हम 5 की घात 2 लिखेंगे, ये भी उस रूप में है। लेकिन 6 को हम 2 × 3 लिख रहे हैं, वह इस रूप में नहीं है, यानी कि 2n × 5m के रूप में यह नहीं है। इस वजह से हमारा जो डी विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमको ये बताना है। 2 से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य है। हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे दो विषम संख्याओं का अंतर लेंगे तो हमेशा हमको सम संख्या ही प्राप्त होगी। 7 ले लिए और 5 ले लिए, 7 में से 5 घटा देंगे तो हमको 2 मिलेगा और ये 2 से विभक्त हो जाएगा। और भी हम कोई अभाज्य संख्या लेकर देख लें, जैसे 23 हो गया और 23 हो गया और 29 हो गया, इन दोनों का अगर अंतर लेते हैं तो 6 मिलेगा। 6 हमारा जो है वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो पहला ये हमारा सही है कथन। दूसरे कथन पर विचार करें कि दो भिन्न पूर्णांक m n और एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p
का गुणनफल m गुणे n को विभाजित करता है, तब p या तो m को या तो n को विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर हम कहें दो m n एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p गुणनफल m गुणे n को विभाजित करता है, जैसे यहाँ पर हम ले लिए 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 जो है वह यह p जो है वह 2 गुणे 5 को विभाजित कर रहा है, तो p या तो जो है 5 के बराबर होगा या तो 2 के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा कथन सत्य है। आगे देखें, यदि एक संख्या 6n-1 के रूप में हो तो यह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आगे बढ़ा लें, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं इस रूप में होती हैं, लेकिन सारी अभाज्य संख्याएं इस रूप में नहीं होती हैं। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है। हाँ, ऐसा है, वह 3, 5 और 7 ये ऐसी 3 निकटवर्ती संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 2 है। तो इसका जो ये सही है। तो अगर हम कहें कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा सी कथन सही नहीं है, तो हमारा विकल्प जो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसी संख्याओं का योग कितना होगा? ऐसी संख्याएं 13, 17, 31, 37, 71 और 73, यहाँ 3, 3, 6, अभी 79 और 97। ये ऐसी 8 संख्याएं हैं जो हमको ए बी के रूप में है। अगर हम इनके अंकों को पलट देते हैं, बी ए बनाते हैं, तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या ही रहेंगी। अगर इनका हम योगफल करते हैं 31 + 17 + 13 + 37 + 71 + 73 + 79 + 97, तो यहाँ से हमको जो योगफल है वह 418 के बराबर मिलता है। तो इसका डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि m 0 और 50 के बीच के अभाज्य संख्याओं की संख्या और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m और -n का मान निकालना है। तो हम जानते हैं 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है, अभाज्य संख्याओं की संख्या यह 15 है। बाकी 50 से 100 के बीच में टोटल 10 है। इसका मान m है, m बराबर हमको 15 मिल गया और n बराबर 10 मिल गया। हमको m - n निकालना है, तो 15 में से 10 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 नंबर जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं ऐसे हैं, जैसे कि पहले 2 का गुणनफल 286 है और अंतिम 2 का गुणनफल 770 है। तो हमको तीनों संख्याओं का योग बताना है। तीनों संख्याओं का हमको यहाँ पर योग बताना है। तो हम चेक करें कि यहाँ पर देखें a गुणे b ये 286 है, और दूसरी अगर हम संख्या निकालें b गुणे c ये हमारा 770 है। तो हमको a + b + c का मान निकालना है। a + b + c का मान निकालना है। यहाँ से अगर हम a गुणे b बटे b गुणे c करते हैं तो हमको मिलेगा क्या? 286 बटे 770 मिलेगा। 11 से कट जाएगा, 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 छक्का 66 और 11 सत्ते 77, 70 मिल गया। यहाँ 13 हो गया, और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 35, और b से b कैंसिल हो गया। a बटे c बराबर हमको मिल गया 13 बटे 35, यानी कि a का जो मान है वह 13 है और c का मान जो है वह 35 के बराबर है। तो हम निकाल क्या लें? हम b निकाल लें। यहाँ पर देख रहे हैं a गुणे b
ये बराबर है 286 के। ए का मान अगर हम 13 रखते हैं तो 13 गुणे बी बराबर 286 मिलेगा। और यहाँ से हम बी का मान निकाल लें, बी बराबर हो जाएगा 286 बटे 13, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, बी बराबर हमको 22 मिल गया। जो संख्याएं हमको मिली वह 22 और प्लस ए का मान हमको मिला है यहाँ पर 13 और सी का मान मिला है 35। इन्हीं को जोड़ लें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 2 और 3 5, यहाँ शून्य आ गया, 10 हो गया, 3 1 4, 4 2 6 1 7। तो इनका जो योगफल है वह 70 के बराबर है। तो डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वह 38 के बराबर है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर है 38 के। तो तीन संख्याओं का सम जब एक सम संख्या मिल रहा है तो इनमें से किन्हीं दो संख्याएं हमारी विषम अगर होंगी तो एक का सम होना जरूरी है। तो पहली संख्या हम 2 मान के चल रहे हैं, 2 प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर हमको 38 दे रहा है। और वाई प्लस जेड ये हमको देगा कितना, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमको यहाँ मिल जाएगा 36 के। हमको जेड का अधिकतम मान बताना है, तो जेड का मान अधिकतम अगर यहाँ पर हम 31 लेके चल रहे हैं तो 5 और प्लस 31 ये बराबर 36 हो जाएगा। तो जेड का मान अधिकतम कितने के बराबर हो जाएगा, 31, क्योंकि 5 अगर वाई का मान हम 5 लेते हैं तो 5 हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 101 है और 101 को अगर हम 13 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 और 10 101 मिलता है, तो रिमाइंडर का मान 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसका डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए हम मान लेते हैं कि a गुणे बी गुणे सी, ए 3 का जो मान है वह 385 और इस तरह से b गुणे सी गुणे डी का जो मान है वह 1001 के बराबर और ये आरोही क्रम में है। तो अगर हम यहां से इनको डिवाइड करें तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल और a बटे जो d है उसका मान कितना हो जाएगा 385 बटे 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, सॉरी 1001 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर हमको सोचना होगा कि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो इसमें एक संख्या ए गुणे बी गुणे सी बराबर 385 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक अगर हम 5 आ रहा है तो एक संख्या जो है उसका 5 होना जरूरी है, तभी 5 में अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो यहाँ से अगर हम b गुणे सी का मान निकालें तो b गुणे सी कितना हो जाएगा 385 बटे 5 हो जाएगा, 5 से काट दें तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, तो b गुणे सी हमको मिल गया 77 और इसको 2 भागों में तोड़ें तो 7 गुणे 11 मिलेगा। तो देख रहे हैं a बराबर 5 हो गया और b बराबर हमको मिल गया यहाँ पर 7 और c बराबर मिल गया हमको 11। अब हमको d का मान निकालना है, तो d का मान हम निकाल सकते हैं। तो d बराबर हो कितना जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं b गुणे c गुणे d का मान है वह 1001 के बराबर है। तो d का जो मान हो जाएगा वह 1001 बटे b गुणे सी के, तो 1001 बटे 7 गुणे 11, 11 से हम काट दें पहले
तो 11 9 99 और 11 एकम 11, 13 सते 91 हो जाएगा। तो यहाँ से डी का मान 13 के बराबर मिलेगा, तो इसका बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि n प्लस 10 और n प्लस 14 अभाज्य संख्या है तब n के संभव मान क्या है। n प्लस 10 और n प्लस 14, तो हमको बताना है कि n की संभावित मान क्या। अगर हम n का मान, क्योंकि दो अगर हम लेते हैं, दो हमारी विषम संख्या है, दो हमारी सम संख्या है, तो अगर यहाँ पर हम दो रखते चले जाएंगे तो हमको सम संख्या मिलेगी और वो अभाज्य मिलेंगी, अभाज्य नहीं मिलेंगी। सिर्फ दो ऐसी संख्या है जो हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हम एक लेके चलते हैं तो यहाँ एक मिलेगा, यहाँ पर हमको 11 देगा और ये हमको 15 देगा, तो एक भी नहीं सही आंसर होगा, दो भी नहीं होगा। तीन लेके चलेंगे तो 3 मिलेगा, 13 मिलेगा, और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखें तो ए हमको देगा 17। 3 13 17, n बराबर 3 लेके चल रहे हैं तो 3 13 और 17, और n बराबर अगर हम 4 लेके चलें तो 4 हमारी अभाज्य संख्या है ही नहीं। हम 5 लेके चलें तो 5 5 15 और 19, इसका भी हमको जोड़ा नहीं मिलेगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमको इन कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा कथन हमारा सत्य है, दोनों कथन सत्य है या एक कथन सत्य है। पहला कथन हमारा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ होती है। कोई भी हम भाज्य संख्या ले लें, जैसे 4 ले लें, 6 ले लें, 10 ले लें, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो पहला कथन तो हमारा सत्य है। दूसरे कथन पर देखें, दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं, शून्य हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य प्राकृतिक संख्या हमारी नहीं है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए कथन हमारा 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा कथन पहला ही सही है, इसलिए सही विकल्प हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि p एक अभाज्य संख्या है और जिसका मान जो है वह 5 से बड़ा है, तो हमको p स्क्वायर माइनस 1 के बारे में बताना है। इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। पहला कथन है कि 6 से भाज्य नहीं। दूसरा, हमेशा 6 से विभाजित है लेकिन 12 से विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमेशा 12 से विभाजित होगा लेकिन 24 से विभाजित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगला ऑप्शन हमारा हमेशा 24 से विभाजित होगा। तो यहाँ से अगर हम p का मान 7 लेके चल रहे हैं तो 7 तक कर चेक करें तो 7 स्क्वायर माइनस 1 ये हमको 48 देगा, और 48 24 से विभाज्य है। p बराबर अगर हम 11 लेके चलते हैं तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 ये 120 देगा। 120 जो है यह भी 24 से विभाजित है, इसलिए हमारा जो डी विकल्प है वह सही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि p जो 5 से जितने भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, p स्क्वायर माइनस 1 के रूप में अगर हम उसको रखते हैं तो हमेशा 24 से पूर्णतया विभाजित होंगी, तो डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि p एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है तथा p स्क्वायर को 12 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। p एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है, तब p स्क्वायर को 12 से विभाजित किया जाएगा तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्योंकि जानते हैं कि जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वह 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं। तो अगर हमको p स्क्वायर का मान निकालना है तो 6 के प्लस माइनस 1 का रूप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 36 के स्क्वायर मिलेगा, और प्लस 1 मिलेगा, और प्लस माइनस 6 दूना 12
k मिलेगा। अगर यहाँ पर देखें 12 कॉमन ले लें तो 12 k मिलेगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3k प्लस -1 और यहाँ पर +1 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि जो इतनी संख्याएं हैं वह 12 से तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी, लेकिन एक हमेशा शेषफल मिलेगा हमको। तो अगर अगर कोई अभाज्य संख्या 3 से बड़ी है और p² के रूप में है, तो अगर हम उसको 12 से विभाजित कर रहे हैं तो हमेशा हमको शेषफल 1 प्राप्त होगा। इसका ए विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं तब p + q = 12 हो तो हमको p और q के संभावित जोड़ों की संख्या बतानी है, जहां पर जो p है वह q से छोटा है। यहाँ पर देख रहे हैं p + q a = 12 है। तो अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, असहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। तो इनके बीच में देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 है। यहाँ पर एक हमको नहीं देखना है कि सम है या विषम है, बस हमको ये देखना है कि उनके बीच में जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है वह 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तभी ये सहअभाज्य संख्या होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 1 में 11 जोड़ देते हैं तो 12 मिलेगा और 5 में हम 7 जोड़ देते हैं तो 12 मिलेगा। इनका अगर मासा निकालें तो इनका भी मासा 1 होगा, इसका भी मासा 1 होगा। तो ऐसी संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या है। तो ऐसे जो संभावित जोड़ों की संख्या है वह 2 के बराबर है। तो बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या है? परिपूर्ण संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं हम जिनके अगर अपवर्तक निकालें और अपवर्तकों का जो योगफल हुआ वह इस संख्या के दूनी के बराबर हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? परिपूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे 8 है, तो अगर हम 8 के अपवर्तक निकालें तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 8 मिलेगा। और अगर हम इनको जोड़े तो 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 14 × 1 = 15 मिलेगा। 15 जो है वह 8 के दूनी के बराबर नहीं है, इसलिए 8 हमारी परिपूर्ण संख्या नहीं होगी। 4 की अगर हम बात करें, 6 की बात करें तो 6 देखें, 6 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अगर हम इनको जोड़ते हैं, इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको 12 मिलेगा। 12 जो है वह 6 का 2 गुने के बराबर है। तो इस तरह से 6 हमारी परिपूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर हम देखें 28 को अगर हम चेक करते हैं तो 28 ऐसी जो संख्या है वह एक परिपूर्ण संख्या होगी। इसको हमको याद करके भी रखना है। यहाँ पर 1, 2, 4, उसके बाद फिर 7 देख रहे हैं, 14 देख रहे हैं और हम 28 देख रहे हैं। अगर इनको हम जोड़ें तो 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 दूना 56। तो देख रहे हैं यह जो इनका योगफल है वह 56 आ रहा है। 56 28 का 2 गुना है, इसलिए हमारे जो 28 है वह परिपूर्ण संख्या हो गई। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या की जो अंकों का योगफल होगा, अंकों का योग वह 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंकों का योगफल 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। और भी एक चीज हमको ध्यान रखना है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक वह ना तो 2 होगा और ना तो 3 होगा और ना तो 8 होगा। अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 2 है, 3 है, 8 है या 7 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 4 6 6 4 दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, तो इकाई के अंक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो हमेशा इसमें हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पर 7 + 6 + 3 + 8 + 4 को जोड़ें तो देखें कि इकाई अंकों का योगफल कितना आ रहा है। 7 6 13, 13 3 16, 16 16 और 4 20, 8 28, 28 आ गया। इसको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 2 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 10 मिल रहा है, फिर इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिल रहा है। यहाँ पर इसको चेक करें तो 7 4 11 और 9 हम कैंसिल करें, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6, 16 और 6 ये हमारा हो गया। 16 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 22। फिर से हम चेक कर लें, 7 4 11, 11 9 20, 20 20 का मतलब हो गया 2 और 9 कैंसिल किए, 6 5 11, 11 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 4 हो गया। आगे हम चेक करें, यहाँ चेक करें 6 3 9 कैंसिल किए, 7 6 13, 13 7 20, 20 7, 20 7 27, 27 में हम 2 में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। आगे बढ़े चेक करें, यहाँ 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20 और 4 24, 24 देख रहे हैं। अगर 2 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 6 आ रहा है, और हम जानते हैं तो कभी भी जो पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जो योगफल होगा उनका डिजिटल सम कभी भी 6 नहीं आएगा, तो इसका हमारा डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक 3 अंकों की संख्या है और n स्क्वायर बराबर 46 है, तब n के कितने मान संभव है। तो हम कभी भी अभी देख रहे हैं इकाई का अंक 6 आ रहा है लास्ट में और 4 आ रहा है, तो हमेशा जो है जो पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं उनके पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम इकाई के अंतिम 2 अंक वह 1 से लेकर के 24 संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं। तो वहां पर 46 आ रहा है, तो अगर हम इन संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक लेंगे तो कभी भी हमको 46 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए संभावित मान इनकी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63 522 में से घटाने पर परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हम अंतिम 2 अंक लेके चल रहे हैं 22, 22 में से 18 घटा देंगे तो हमको 0,4 मिलेगा, और 22 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो हमको 0,2 मिलेगा, और 22 में से हम 24 घटा नहीं पाएंगे तो हम 522 में से हम 24 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ पर हमको मिल गया 1 मतलब 11 में से 2 घटाएंगे तो 96 मिलेगा, और बाकी यहाँ पर 4 मिलेगा, और हम देख रहे हैं 522 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा लास्ट में, बाकी हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो है किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, तो कभी भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, और हमारा जो है ए भी ऑप्शन गलत हो गया, हमको इन्हीं दोनों में चूज करना है। और भी एक चीज हम जानते हैं कि जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके जो अंतिम 2 अंक होते हैं, हमको ध्यान रखना होता है कि अंतिम जो 2 अंक होते हैं वह 0 से लेकर के 24 तक की संख्याओं का अगर हम वर्ग करें, इनका वर्ग करें और इनके वर्ग के अंतिम जो 2 अंक होंगे उन्हीं में से कोई 2 अंक आते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 96 है, तो हम अगर 0 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं तो इनके वर्ग के अंतिम 2 अंक जो है कभी भी 96 प्राप्त नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ए आंसर है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 680 621 में जोड़ी गई वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हम 21 में 4 जोड़ लेते हैं तो हमको 25 मिल जाएगा,
और 21 में अगर हम 5 जोड़ लेते हैं तो हमको 26 मिल जाएगा। 21 में अगर हम 6 जोड़ लेते हैं तो 27 मिल जाएगा। और 21 में अगर हम 8 जोड़ लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 29 मिलेगा। 26, 27 और 29 कभी भी 0 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए ना तो ए ऑप्शन सही है, ना तो ए ऑप्शन सही है, ना तो ए ऑप्शन सही है। इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो अभी जस्ट इसके पहले हमने देखा था कि वर्गमूल हमको बताना है एक परिमेय संख्या। तो अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 1, 4, 7 या 9 है तो वही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, नहीं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हम चेक कर लें। यहाँ पर देखिए लास्ट में 8 दिया गया, 8 दिया गया है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। ये हमको जो है परिमेय संख्या देगी ही नहीं। आगे हम चेक करें। यहाँ पर पहले सबसे पहले देखें, 9 कैंसिल किए, 6, 2, 8, 8 और 5 13, 13 और 4 15, 15 फिर हम एक में हम 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पर चेक करें, 9 कैंसिल किए, 5 4 9 कैंसिल किए, इनके अंकों का योगफल 3 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 5 4 9 कैंसिल किए, 4 4 8, 8 2 10, फिर हम क्या करेंगे 10 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर चेक करेंगे 8 2 10, 10 8 18, 18 और 6, 18 6 24 और 7 5 12, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो मिल जाएगा हमको 6 36 मिलेगा। और इनके अंकों का योगफल 9 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक 8 है तो कभी भी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। तो हमारा जो सी विकल्प है इसका सही आंसर हो जाएगा, यही हमको परिमेय संख्या देगी। चलिए आगे देखिए। निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो ये कभी परिमेय संख्या देगी ही नहीं। आगे हम चेक करें, यहाँ पर लास्ट में 96 दिया गया है, 96 दिया गया है, इकाई का अंक 2 दिया गया है और यहाँ 0 4 है तो यही हमारी जो है इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि यहाँ 96 दिया गया है और यहाँ 0 और 24 के वर्ग के अंतिम 2 अंकों में शामिल नहीं हो पाएगा। अंतिम 2 अंक 96 कभी होता ही नहीं है, तो भी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो है वह ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चेक करें। अगला क्वेश्चन देखें कि किसकी संख्या के वर्ग में 17 अंक हो, किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हो तो उसके अंकों की संख्या कितनी होगी? तो हमको संख्या के अंक बताने हैं। अगर वर्ग के अंकों की संख्या सम है तो संख्या के अंकों की संख्या वह n बटे 2 के बराबर हो जाएगी। और विषम होने पर n में हम 1 जोड़ लेंगे, बटे 2 करेंगे, क्योंकि 17 है तो 17 में हम 1 जोड़ लिए, बटे 2 किए, 17 और 1 18, 18 में 2 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा। तो जो हमारी संख्या है उसके अंकों की संख्या 9 के बराबर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हो तो उस संख्या में कितने अंक होंगे? क्योंकि 22 हमारी सम संख्या है इसलिए 22 में 2 से भाग करेंगे 11 आ जाएगा। तो उस संख्या में अंकों की संख्या जो है वह 11 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी बी इस रो की 4 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो a माइनस बी का मान निकालना है। तो हमको ध्यान रखना है सिर्फ एक संख्या ऐसी है 7744 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ से अगर हम 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 मिलेगा, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा।